हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि कृषि है, एग्रीकल्चर। तो इस चैप्टर में ये चैप्टर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें। तो इस चैप्टर में हम लोग जो मेनली टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पहला है जैसे परिचय। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कृषि का परिचय, फिर हम लोग बात करेंगे कृषि के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। फिर हम लोग बात करेंगे कृषि पद्धति के बारे में, यानी क्या क्या सिस्टम अपनाए जाते हैं कृषि करने के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे मुख्य फसलें, यानी एग्रीकल्चर में भारत में क्या क्या मुख्य फसलें, मतलब मुख्य फसल की खेती की जाती है। फिर हम लोग बात करेंगे खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, यानी कि हम जो डेली लाइफ में जो खाना खाते हैं उसके अलावा भी जो खाद्यान्न फसल हैं उनके बारे में, जैसे कि गन्ना हो गया, फिर अलग अलग और भी फसलें हैं जो अन्य खाद्य फसल में आते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे अखाद्य फसलें, यानी कि अखाद्य फसलें से तात्पर्य है कि जो हम नहीं खाते हैं, जैसे कि रबड़ हो गया है ना, रबड़ की खेती की जाती है इंडिया में, तो क्या एक अखाद्य फसलें हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, यानी कि खेती में किस टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या क्या सुधार आए हैं। फिर हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान, यानी कि कृषि का जो है वो हमारे इंडिया जीडीपी में कितना योगदान है, कितना परसेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया में इस बार 2020 में लगभग 3% से प्लस ही जीडीपी में योगदान रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे रोजगार प्रोड्यूस करने में कृषि का क्या योगदान है, यानी कि किस हद तक जो है कायम है रोजगार प्रोड्यूस करने में कृषि। फिर हम लोग बात करेंगे खाद्य सुरक्षा के बारे में, और अंतिम जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, यानी कि वैश्वीकरण से कृषि में क्या इफेक्ट आए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, परिचय। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा यहाँ के 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। यानी कि आप सभी को पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के जो है कृषि एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और यहाँ के लगभग 80% जनसंख्या जो है वो कृषि में संलग्न है। ठीक है, अब लोग बात करते हैं कृषि के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो भारत के भागों में विभिन्न प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक, यानी कि भारत में जो है अनेक प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए जाते हैं जो कि निम्नलिखित है। मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रकार है इसके। तो पहला जो टाइप्स है वो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ठीक है, तो यह कृतः दहन प्रणाली कृषि है। इसमें भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार तथा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्रवृत्ति, उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय उपस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यानी कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि जो है ये जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। आपको याद रखना है, जमीन के, यहाँ देखिए, भूमि के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। इसके लिए जो उपयोग किया जाता है उपकरण का वो जैसे लकड़ी, फिर डाव और खुदाई करने वाली छड़ी, है ना, और समुदाय परिवार तथा समुदाय श्रम, यानी कि लेबर, मजदूर जो खेत में काम करते हैं उनका उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार की फसल जो है वो मानसून, मृदा की प्रवृत्ति तथा उर्वरता, यानी कि मिट्टी का जो गुणवत्ता है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है, और अन्य पर्यावरणीय फैक्टर जो हैं जैसे कि टेम्परेचर, फिर मौसम, है ना, इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा जो प्रकार है कृषि का वो है गहन जीविका कृषि। तो गहन जीविका, इस प्रकार की कृषि खासकर उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो, अर्थात जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। यानी कि इस प्रकार की खेती जहाँ कहाँ की जाती है, जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व अधिक हो। इस प्रकार की खेती को क्या बोलेंगे हम लोग? गहन जीविका कृषि, है ना। गहन जीविका कृषि,
इस प्रकार की कृषि खासकर उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो, अर्थात घनी आबादी वाले क्षेत्र हो। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों का और सिंचाई का उपयोग होता है। यानी कि इस खेती का मेन पर्पस होता है अधिक उत्पादन करना, और इसके लिए अधिक उत्पादन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैव रासायनिक बोले तो हम लोग जो खाद यूज़ करते हैं जैसे यूरिया या फिर पोटेशियम और भी अन्य रसायन यूज़ करते हैं खेती के लिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जैव रासायनिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा जो कृषि के प्रकार हैं वो है वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च उत्पादन करना है। यानी कि इस प्रकार की कृषि का भी मेन पर्पस होता है अधिक उत्पादन करना। इसके लिए क्या करते हैं, अधिक अच्छे गुण वाले बीज बोते हैं और रासायनिक का इस्तेमाल करते हैं, है ना, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कीड़ा मरने वाले जो दवाई सब आते हैं, रसायन आते हैं, उनका उपयोग करते हैं। किसके लिए, उच्च उत्पादन के लिए, यानी कि हाई प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में फसल बोई जाती है। यानी कि रोपण कृषि क्या है, एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। ठीक है, याद रखना है। रोपण कृषि में जैसे कि धान आ गया, है ना, जो बोया जाता है, रोपा जाता है। फिर आगे हम लोग टॉपिक बात करते हैं कृषि पद्धति। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार है, रबी, खरीफ और जायद। जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे कि फसल जो ऋतु होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, तो बात करते हैं पहला टॉपिक रबी। रबी फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है, जैसे अक्टूबर और दिसंबर के मध्य में बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में जैसे अप्रैल से जून में के मध्य में काटा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। अगला जो है वो खरीफ फसल। खरीफ फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और दिसंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें हैं चावल, मक्का, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन इत्यादि। ठीक है, तो ये जो है किस माह में बोया जाता है, सितंबर से अक्टूबर, मानसून के आगमन, यानी कि जब मानसून आते हैं उस टाइम ये बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे चावल, मक्का, बाजरा, अरहर, मूंग, ये सब याद रखना है क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछ दे आपसे। ठीक है, अगला जो है वो जायद। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहते हैं। यानी कि रबी और खरीफ के बीच में जो ऋतु आते हैं उसे जायद ऋतु कहते हैं, और इसमें जो बोए जाने वाली फसल होता है उसे जायद फसल कहते हैं। तो इस ऋतु में जो है मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। ठीक है, तरबूज, खरबूज ये सब आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले आपसे, आप टिक करने में आसान रहे आपके लिए। अब हम लोग बात करते हैं मुख्य फसल, यानी कि क्या क्या मेन फसल है, मुख्य फसल क्या क्या है। ठीक है, तो भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि। हम लोग बात करते हैं पहले चावल की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि चावल मुख्य खाद्य फसल है और चीन के बाद हमारा इंडिया दूसरे सबसे बड़ा चावल उत्पादक वाला देश है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जीके के क्वेश्चन में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो है चीन जो है भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ठीक, बात करते हैं चावल के बारे में। तो चावल जो है खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान, यानी कि जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, और अधिक आर्द्रता यानी कि 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे मुख्य फसल में जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो आते हैं गेहूँ। तो गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसकी खेती देश के
उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में की जाती है। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। यह रबी की फसल है जिसे उगाने के लिए शीत ऋतु 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के साथ और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। यानी कि आप सब ने एक टॉपिक पढ़ रखा होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपको दूंगा जिसमें कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जो भी डाउट होते हैं, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना भोजन जो है समय बनाते हैं प्रकाश ऊर्जा यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा, जिसे हम लोग हिंदी में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं और वो अपना भोजन समय बनाते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि हमारे जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में प्राइमरी जो होते हैं वो पौधे ही आते हैं, प्लांट से आते हैं। ठीक है, प्राइमरी जो होते हैं वो पौधे आते हैं। ठीक, तो जो गेहूं भी एक क्या है, एक पौधा है, तो अपना फसल जो है मतलब इसके लिए क्या खिली धूप की आवश्यकता होगी। सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। ठीक, आगे बात करते हैं मुख्य फसलों का। जो तीसरा पॉइंट है वो है मोटे अनाज। मोटे अनाज में जैसे ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाली मुख्य मोटे अनाज है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। पोषक तत्व बोले तो जैसे कि हम लोग जो खाना खाते हैं, बेसिकली हम लोग 3 चीज़ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसके अलावा हम लोग विटामिन भी लेते हैं, परंतु याद रखना विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए इसेंशियल होता है, बट हमें एनर्जी नहीं देता है विटामिन। ठीक, और जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं ये हमें एनर्जी देते हैं। तो ये सब हो गए पोषक तत्व। ठीक है, तो ज्वार बाजरा और रागी, ये सब क्या है, पोषक तत्व जो इसमें अधिक मात्रा में होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो खाना खाते हैं उसमें बेसिकली हम लोग 3 चीज़ खाते हैं। क्या क्या? कार्ब्स, फिर प्रोटीन और फिर फैट। ठीक, इसके अलावा हम लोग विटामिन भी लेते हैं। इसके अलावा हमें मिनरल्स भी चाहिए, मिनरल्स, खनिज जिसको बोलते हैं हिंदी में खनिज। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मुख्य फसलों में। अगला जो पॉइंट है वो है दालें, यानी कि दाल भी जो है क्या है, मुख्य फसल है। तो दाल के बारे में बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। यानी कि भारत जो विश्व में सबसे ज़्यादा दाल उत्पाद भी करता है और खर्च भी करता है। उपभोक्ता हम लोग किसे कहते हैं, जो यूज करता है प्रोडक्ट, और उत्पादक किसे कहते हैं, जो बनाता है ना। तो भारत जो है दोनों में सबसे आगे है, उत्पादन में भी और उपभोक्ता में भी। ठीक है, शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन युक्त है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हम लोग खाना में मेनली 3 चीज़ खाते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हम लोग खाते हैं प्रोटीन, और फिर क्या खाते हैं हम लोग, फैट। तीसरा चीज़ हमें चाहिए फैट। ओके, तो दाल जो है ये शाकाहारी खाने में, यानी कि शाकाहारी तो आप समझ ही रहे हैं कि साग सब्जी है ना। तो शाकाहारी खाने में दाल जो है सबसे अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य है। ठीक है, अनाज है। और अगर हम हट के बात करें तो सोयाबीन में भी अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है। फिर अगर हम बात करें मांसाहारी में तो मीट मछली में भी अधिक मात्रा में प्रोटीन और फैट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है, यानी कि इसमें कम नमी की ज़रूरत होती है, उतना अधिक वर्षा की आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है, तो टॉपिक यहीं पे ख़त्म होती है। मैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह आपको सीरियल वाइज इस चैप्टर का पूरा टॉपिक कवर करा दूँ, और आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना तैयारी जोर
दार करें, है ना जिसको बोलते हैं ज़बरदस्त करें, ठीक है।